जैसा कि मैंने आपको बताया कि एंजाइम जो हैं प्रोटीन सब्सटेंस से मिलकर बने हुए होते हैं और इसमें प्रोटीन के साथ साथ नॉन प्रोटीनस सब्सटेंस भी हो सकते हैं। दैट्स व्हाई एंजाइम्स आर मेड अप बाय दिस प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन कंपाउंड से मिलकर बने हुए हैं। जैसे प्रोटीन कंपाउंड है और ये इसके साथ ये नॉन प्रोटीन कंपाउंड है, प्रोटीन और ये एनपी नॉन प्रोटीन। जब ये नॉन प्रोटीन वाला पार्ट है इस प्रोटीन वाले पार्ट के साथ टाइटली अटैच है, मीन्स इसको इतना इजीली अलग करना आसान, मतलब इसको रिमूव करना या इसको सेपरेट करना इतना इजी नहीं है। मीन्स प्रोटीनस सब्सटेंस और नॉन प्रोटीनस सब्सटेंस एकदम टाइटली आपस में बॉन्ड होते हैं। उस सिचुएशन में जो नॉन प्रोटीन वाला सब्सटेंस होता है उसे कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। व्हाट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप? मीन्स जब नॉन प्रोटीन सब्सटेंस प्रोटीन वाले सब्सटेंस है टाइटली अटैच है, कस के जुड़ा हुआ है, जिसे इजीली हम दूर नहीं कर सकते हैं, इजीली रिमूव नहीं कर सकते हैं, इजीली सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ऐसी कंडीशन में नॉन प्रोटीन सब्सटेंस क्या कहलाता है? प्रोस्थेटिक सब्सटेंस कहलाता है। सेकेंड कंडीशन हमारी आती है कि अगर जो नॉन प्रोटीन वाला पार्ट है वो प्रोटीन सब्सटेंस के साथ थोड़ा लूजली बंधा हुआ है, मीन्स इजीली उसे अलग कर सकते हैं, तो सेकेंड कंडीशन में ये कहलाता है, सेकेंड कंडीशन जब हम इसे इजीली अलग कर सकते हैं, इजीली सेपरेट कर सकते हैं, उस सिचुएशन में इसे कहते हैं एपो एंजाइम। द प्रोस्थेटिक ग्रुप नाउ एपो एंजाइम। तो एपो एंजाइम का है या प्रोस्थेटिक ग्रुप का है, बात एक ही है, बस यहाँ जो नॉन प्रोटीन सब्सटेंस है टाइटली बॉन्डेड है, उसे इजीली सेपरेट नहीं कर सकते, और अगर ये लूजली बॉन्डेड है इसे थोड़ा अलग कर सकते हैं आसानी से, तो उस कंडीशन में हम इस नॉन प्रोटीन सब्सटेंस को क्या कहेंगे? एपो एंजाइम कहेंगे। थर्ड कंडीशन हमारी आती है कि अगर जो नॉन प्रोटीन वो सब्सटेंस है ये कोई मेटल कंपोनेंट है, कोई धातु है, तो उस कंडीशन में हम इसे ना तो प्रोस्थेटिक ग्रुप कहेंगे ना एपो एंजाइम कहेंगे, उस कंडीशन में हम इसे एक्टिवेटर कहेंगे। एक्टिवेटर नाम दिया जाता है। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप, एपो एंजाइम एंड एक्टिवेटर, ये तीनों टर्म्स एकदम क्लियर है आपके लिए। नेक्स्ट जो इसमें प्रोटीन और नॉन प्रोटीन सब्सटेंस हैं, ये अगर टाइटली अटैच है देन प्रोस्थेटिक ग्रुप, लूजली अटैच है एपो एंजाइम, और जब इनको इजीली अलग कर सकते हैं और ये एक मेटल कंपोनेंट है, एक धातु है, उस कंडीशन में हम इसे क्या कहते हैं? एक्टिवेटर कहते हैं। हॉलो एंजाइम, हॉलो एंजाइम क्या है? जब जो प्रोटीन और नॉन प्रोटीन सब्सटेंस दोनों आपस में जब कंबाइन होते हैं तो उसे हॉलो एंजाइम के नाम से जाना जाता है। मीन्स इसमें एंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप या कोएंजाइम जो है वो दोनों कंबाइन है, उस कंडीशन में इसे हॉलो एंजाइम नाम दिया जाता है। नेक्स्ट आता है एक्टिव साइट, मीन्स जो एंजाइम जिस साइट से सबस्ट्रेट से जुड़ता है, मतलब एंजाइम जिस जगह से सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है उसे हम एक्टिव साइट कहते हैं, या हिंदी में कहें तो उसे सक्रिय स्थल कहते हैं। बेसिकली जो एक्टिव साइट होती हैं उसी जगह पे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। अगर हम को एंजाइम्स की बात करें तो को एंजाइम्स में क्या है? जो हाइड्रोजन कैरियर हैं, जैसे को एंजाइम ए या NAD के फुल फॉर्म में निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, कोएंजाइम सेकंड NADP निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, FAD फ्लेविन न्यूक्लियोटाइड, FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, या लिपोइक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजन कैरियर। इसके अलावा दूसरे जो कोएंजाइम हैं उसमें हम एसाइल ग्रुप के कैरियर्स को भी रख सकते हैं। तो एसाइल ग्रुप के कैरियर मीन्स कोएंजाइम ए जो है वो भी इसमें कोएंजाइम के फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट एमिनो ग्रुप कैरियर, एमिनो ग्रुप कैरियर की हम बात करें तो पायरोडॉक्सल फॉस्फेट, पायरोडॉक्सल जो फॉस्फेट है ये भी यहाँ एक्साइल इसमें हाइड्रोजन कैरियर इसमें कोएंजाइम की फॉर्म में अपना रोल प्ले कर रहा है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम, इस एंजाइम का नाम किस बिहाफ पे किया जाए।
तो एंजाइम के नोमेनक्लेचर के लिए अलग अलग सब्सटेंस हैं, अलग अलग धारणाएं हैं, अलग अलग प्रकार हैं। मीन्स सबसे फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट। मीन्स जो एंजाइम है जिस सबस्ट्रेट के ऊपर काम करता है उस सबस्ट्रेट के नाम के आधार पर ही उस एंजाइम का नाम दे दिया जाता है। फॉर एग्जांपल आर्जिनिन, टायरोसिन और आर्जिनेज, टायरोसिनेज, ये सब इसके नाम में जिस सबस्ट्रेट पर काम करेंगे उस सबस्ट्रेट में बस एज शब्द लगा के उसके एंजाइम का नाम रख दिया जाता है। जैसे प्रोटीनेज, अगर प्रोटीन पर एंजाइम काम करेगा तो प्रोटीनेज, लिपिड के ऊपर काम कर लिपेज, कार्बोहाइड्रेट पर एंजाइम काम करता है तो कार्बोहाइड्रेज। तो जो एंजाइम के नामकरण या नोमेनक्लेचर जो फर्स्ट वो है कि जिस सबस्ट्रेट पर एंजाइम काम करते हैं उस सबस्ट्रेट के नेम के पीछे एज लगा के उसको एंजाइम के नोमेनक्लेचर कर दिया जाता है। सेकेंड जो हाइपोथेसिस है इसके बारे में वो है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल रिएक्शन। मीन्स जो एंजाइम पार्ट ले रहे हैं वो किस तरह की केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, मतलब हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं या ऑक्सीडेशन हो रहा है या कार्बोक्सिलेशन हो रहा है या फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, उस होने वाले रिएक्शन के नेचर के बिहाव पर ही एंजाइम का नामकरण कर लिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर जो एंजाइम है वो हाइड्रोलाइज कर रहे हैं तो हाइड्रोलेज एंजाइम कहलाएंगे। अगर एंजाइम के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हो तो ऑक्सीडेज एंजाइम कहलाएंगे। अगर एंजाइम के प्रेजेंस में कार्बोक्सिलेशन होता है तो कार्बोक्सिलेज एंजाइम कहलाएंगे। अगर एंजाइम के प्रेजेंस में फॉस्फोराइलेशन होता है तो फॉस्फोराइलेज एंजाइम कहलाएंगे। मीन्स यहाँ एंजाइम की जो नाम है वो सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड ना करके रिएक्शन के टाइप पे डिपेंड करता है कि रिएक्शन किस तरह की हो रही है। इन दोनों प्रोसेस के अलावा या दोनों मेथड के अलावा कोई दूसरे एंजाइम भी हैं जिनको यहाँ पे उनका नोमेनक्लेचर किया जाता है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। एंजाइम का क्लासिफिकेशन जैसे हाइड्रोलाइजिंग, डिमोलाइजिंग, यानी जो काम करते हैं एंजाइम, जो उनका फंक्शन है, जो उनका नेचर है, उसके बिहाफ पे क्लासिफिकेशन किया जाता है। बेसिकली एंजाइम को ऑक्सीड्यूरेक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइज, आइसोमेरेज, सिंथेटेज, इस तरह इनके रिएक्शन के बिहाफ पे या उनके नेचर के बिहाफ पे इसका क्लासिफिकेशन नामकरण किया जाता है। इनिशियल पीरियड में सबसे पहले जब एंजाइम्स की शुरुआत हुई थी रिएक्शन की, उस समय एंजाइम को ओनली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, हाइड्रोलाइजिंग और डिमोलाइजिंग कैटेगरी के अंदर। देखिए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने 1964 में इन एंजाइम को है उनके ओवरऑल फॉर्म रिएक्शन यानी इक्वेशन जो है कैसा रिएक्शन हो रहा है उसके बिहाफ पे इन्होंने ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेज या हाइड्रोलाइज या लाइज एंजाइम के फॉर्म में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ एंजाइम। कंपोजिशन ऑफ एंजाइम जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो एंजाइम है प्रोटीन सब्सटेंस और नॉन प्रोटीनस सब्सटेंस से मिलके बने हुए होते हैं। कंपोजिशन के बिहाफ पर एंजाइम 2 तरह के होते हैं, सिंपल एंजाइम एंड कॉन्जुगेटेड एंजाइम। ओके, नेक्स्ट कंपोजिशन ऑफ एंजाइम। फर्स्ट है इसमें सिंपल एंजाइम जो सिंपल सब्सटेंस से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट है कॉन्जुगेटेड एंजाइम। सिंपल एंजाइम जैसा कि इनके नाम से ही पता लग रहा है आपको, ये एंजाइम ओनली प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, ओनली प्रोटीन से मेड अप बाय ओनली प्रोटीन। मीन्स इसमें नॉन प्रोटीन सब्सटेंस इसके अंदर नहीं होता है और प्रोटीन के अलावा जो दूसरा सब्सटेंस इसमें नहीं पाया जाता है। इसमें अगर हम एग्जांपल देखें तो यूरिएज, पेप्सिनेज, ट्रिप्सिन इसके एग्जांपल हैं। एक्सेप्ट दिस ऑल आर मीन्स ये जो एंजाइम है किससे बने, ओनली प्रोटीन से बने हुए होते हैं। अगर हम कॉन्जुगेटेड एंजाइम की बात करते हैं तो कॉन्जुगेटेड एंजाइम जो है प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन दोनों सब्सटेंस से मिलकर बने होते हैं। प्रोटीनस प्लस नॉन प्रोटीनस सब्सटेंस से मिलके बने हुए हैं। जस्ट फिर हम बताते हैं फॉर एग्जाम्पल से प्रोटीनस सब्सटेंस और ये इसमें जैसा कि मैंने आपको
कोफैक्टर के बारे में बताया, इज अ कॉन्जुगेटेड एंजाइम। कॉन्जुगेटेड एंजाइम है और इसमें ये प्रोटीन सब्सटेंस है, प्रोटीन सब्सटेंस के साथ जो नॉन प्रोटीनस सब्सटेंस है वो जुड़ा हुआ है। तो इसे तो हम कहेंगे एपो एंजाइम, ये जो प्रोटीन वाला पार्ट है, और ये है इसका प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो इस तरह से आपने देखा कि एंजाइम दो तरह के हैं। सिंपल एंजाइम जो प्रोटीन सब्सटेंस से मिलके बने हुए हैं, इनमें प्रोटीन के अलावा दूसरे सब्सटेंस प्रेजेंट नहीं है, जैसे यूरिएज है, पेप्सिनेज है, ट्रिप्सिन है। बट कॉन्जुगेटेड एंजाइम में क्या होता है कि प्रोटीन के साथ साथ कुछ नॉन प्रोटीनस सब्सटेंस भी, नॉन प्रोटीनस ग्रुप भी इसमें पाए जाते हैं। तो ऐसे एंजाइम से क्या, जो ऐसे एंजाइम में जो प्रोटीन वाला पार्ट होता है एंजाइम का, उसे एपो एंजाइम कहते हैं, और जो नॉन प्रोटीनस वाला पार्ट होता है उसे प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं एपो एंजाइम, तो एंजाइम का वह पार्ट है जो प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, और प्रोस्थेटिक ग्रुप एंजाइम का वह पार्ट है जो कि नॉन प्रोटीनस सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ है। जो नॉन प्रोटीनस पार्ट है या प्रोस्थेटिक ग्रुप है, इसे कोफैक्टर या एक्टिवेटर भी कह सकते हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। इस तरह से एंजाइम कंपोजिशन के यहाँ पे दो तरह के हैं। नेक्स्ट अगर इसी को हम कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट जो प्रोसेस के अंदर आता है वो है एंजाइम की मैकेनिज्म क्या है, एंजाइम कैसे काम करते हैं, एंजाइम्स की क्रियाविधि क्या है। तो बेसिकली क्या है कि जो एंजाइम हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके अभिक्रिया करते हैं या काम करते हैं। तो मेन फंक्शन जो है एंजाइम का, तो एंजाइम काम करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। जैसे एक सबस्ट्रेट है, A+B है, इससे बन रहा है प्रोडक्ट C, इज अ सबस्ट्रेट, इज अ प्रोडक्ट। E एंजाइम है। तो एंजाइम जो है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, यानी अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, और कोई भी अभिक्रिया यानी A जो है B के साथ कंबाइंड होगा, तो जो एनर्जी की आवश्यकता होगी इस रिएक्शन को होने में, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसे हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? एनर्जी जो कि अभिक्रिया के होने में या रिएक्शंस के होने में रिक्वायर्ड होती है। तो एंजाइम जो होते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। ए से रिप्रेजेंट करें, ए को क्या करेंगे, वो कम कर देंगे। जैसे A+B से प्रोडक्ट बन रहा है, तो इतनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए इस प्रोडक्ट को बनने में। ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी AE। जब ये रिएक्शन बिना एंजाइम्स के हो रही है, और अगर ये रिएक्शन किसी एंजाइम की प्रेजेंस में हो तो इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो काफ़ी कम हो जाएगी, लाइक दिस इज अ AE एक्टिवेशन एनर्जी। और यहाँ जो एंजाइम काम करेगा वो E एंजाइम काम कर रहा है। तो मीन्स एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो कि सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट के बनने के लिए आवश्यक होती है, रिक्वायर्ड होती है। बिना उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट की रिएक्शंस पूरी नहीं होती है। तो सबसे पहले क्या होता है, बेसिकली ये प्रोडक्ट बनता है, तो इसमें ये जो एक्टिवेशन एनर्जी काम कैसे करती है, पहले एंजाइम इस AB के साथ मिलकर क्या बने, कॉम्प्लेक्स बनाएगा, फिर लास्ट में C प्रोडक्ट बनेगा और E एंजाइम रिलीज़ हो जाता है। मीन्स जो एंजाइम जिस रिएक्शन में पार्ट लेता है उस रिएक्शन के कंप्लीट होने पर वो एंजाइम ऐसे के ऐसे वापस से दोबारा से हम मिल जाता है बिना किसी यूज़ किए। तो एंजाइम रिएक्शन के नेचर को इफ़ेक्ट नहीं करता है और ना ही रिएक्शन में डायरेक्टली पार्ट लेता है, ये उसके फॉर्म में इजीली अवेलेबल हो जाता है, बस एक्टिवेशन एनर्जी को डाउन करता है। तो बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है कि जो मोस्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन हैं वो अपने आप स्टार्ट नहीं होती हैं। मीन्स अपने आप ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई भी सबस्ट्रेट है अपने आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। क्यों नहीं होता? क्योंकि उस रिएक्शन को होने से कुछ दूसरी एनर्जी रोकती भी है। जैसा कि मैं कह रही हूँ कि सबस्ट्रेट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो एक एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जिसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कह रहे हैं। इसी तरह एक एनर्जी उसको इस रिएक्शन होने से रोकती है। तो जो एनर्जी उसको रोकती है उसे हम कहते हैं इनहिबिटर एनर्जी या एनर्जी ऑफ बैरियर्स कहते हैं। और कोई भी रिएक्शन के होने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे हम एक्टिवेशन एनर्जी
कहते हैं। इस एक्टिवेशन एनर्जी की प्रेजेंस में ही जो रिएक्टेंट हैं, जो अभिकारक हैं या जो सबस्ट्रेट है वो किस में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। एंजाइम का जो एक मॉलिक्यूल है 1 सेकंड या 1 मिनट के अंदर कितने सबस्ट्रेट को ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, ये टर्नओवर नंबर कहलाता है। अगर हम जो रेस्पिरेशन में काम आता है फ्लेवोप्रोटीन की बात करें तो फ्लेवोप्रोटीन जो एंजाइम है इसका टर्नओवर नंबर 50 है। इसी तरह अगर हम कैटालेज एंजाइम की बात करें तो कैटालेज एंजाइम का जो टर्नओवर नंबर है वो 50 लाख है। यानी कैटालेज एंजाइम 1 मिनट के अंदर सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। उनकी संख्या होती है 50 लाख। ओके, अब हम इसके मैकेनिज्म पे आते हैं। बेसिकली जो इसका मैकेनिज्म है जिसके बिहाफ पे हम एंजाइम की रिएक्शन को समझा सकते हैं वो 2 मैकेनिज्म हैं, लॉक की थ्योरी और नेक्स्ट है इसके अंदर इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। इन 2 थ्योरी के बिहाफ पर हम एंजाइम को जो एक्टिविटी क्रियाविधि है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं।